मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम +2 क्लास हिस्ट्री 9 लेसन स्टार्ट करेंगे। तो टॉपिक हमारा शासक और इतिवृत्त। तो हम मुगल दरबार के बारे में, जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में एक लेसन में भी यही पढ़ा था मुगल के बारे में। तो हम बात करते हैं तैमूर, जो मुगल वंश जो था 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत की पहली लड़ाई बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी है इंडिया में। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो हम देखते हैं मुगल शासक के बारे में, एंड उसके बाद हुमायूं है, अकबर है, शेरशाह सूरी, जहांगीर है, शाहजहां एंड औरंगजेब। तो सभी के बारे में। एंड 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मुगल शासक और उनका साम्राज्य। तो मुगल शासक और उनका साम्राज्य। तो 16th एंड 17th सेंचुरी की बात करते हैं। तो मोस्टली जब 16th सेंचुरी थी, बाबर ने जब मुगल वंश की नींव रखी। तो वैसे तो तैमूर जो इनका वंश है वो तैमूर से, मंगोल से उत्पन्न हुआ। तो हम स्टार्ट करते हैं मुगल शासक और उसका साम्राज्य। मुगल नाम मंगोल से व्युत्पन्न हुआ है, यद्यपि आज ये नाम एक साम्राज्य की विविधता एहसास कराता है, लेकिन राजवंश के शासकों ने समय के लिए यह नाम नहीं चुना था। उन्होंने अपने को तैमूरी कहा क्योंकि पितृपक्ष से वे तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे। यस, उनके जो फादर थे, तो उनकी हम बात करते हैं कि तैमूर जो तिमूर के वंशज थे। एंड पहला मुगल शासक बाबर मातृपक्ष से चंगेज खान का संबंधी था। यस, जो उनकी मदर थी वो चंगेज खान से रिलेशन था उनका। तो वह तुर्की बोलता था और मंगोलों का उपहास करते हुए उन्हें बर्बर गिरोह के रूप में उल्लेखित किया गया है। मींस बर्बर एक कम्युनिटी होती है बहुत ही जो घूमने वाली, जैसे नोमैडिक या कबीलेस, तो ऐसी कम्युनिटी थी। 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोपियों ने परिवार की इस शाखा के भारतीय शासकों का वर्णन करने के लिए मुगल शब्द का प्रयोग किया है। 16वीं शताब्दी से ही इस शब्द का निरंतर प्रयोग होता रहा है, यहाँ तक कि रडियार्ड किपलिंग की जंगल बुक के युवा नायक मोगली का नाम भी इससे व्युत्पन्न हुआ है। यस, रेडियार्ड किपलिंग की जो बुक है जंगल, उसमें भी मोगली जो नामक जो नायक है उसका भी व्युत्पन्न इसी से हुआ है। मुगलों में स्थानीय सरदारों के बीच राजनीतिक मंत्रियों के जरिए तथा विजयों के जरिए भारत के विविध क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर साम्राज्य की रचना की गई। साम्राज्य के संस्थापक बाबर को उसके मध्य एशिया स्वदेश परगना से प्रतिद्वंदी उज्बेकों ने भगा दिया था। तो हम बात करते हैं 1526 बाबर की। उसने सबसे पहले समय को काबुल में स्थापित किया। फिर 1526 में अपने दल के सदस्यों की आवश्यकता पूरी करने के लिए क्षेत्र और संसाधनों की खोज में वह भारतीय उपमहाद्वीप में आगे की ओर बढ़ा। तो इसके उत्तराधिकारी नसरुद्दीन हुमायूं, जो अकबर के बात करते बाबर के बाद जो है हुमायूं, जो साम्राज्य की सीमाओं में विस्तार किया, किंतु वह अफगान नेता शेरशाह सूरी से पराजित हो गया और उसने ईरान के सफावी शासक के दरबार में निर्वासित होने को बाध्य कर दिया। और 1555 में हुमायूं ने सूरों को पराजित कर दिया, किंतु एक वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। तो जलालुद्दीन अकबर की बात करते हैं, जो 1605 को मुगल बादशाहों में महंतम मानते हैं। अकबर सबसे पावरफुल भी था और महंतम मानते हैं, क्योंकि उसने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार ही किया, बल्कि इसे अपने समय का विशालतम, दृढ़तम और सबसे समृद्ध राज्य बनाकर सुदृढ़ भी किया। अकबर हिंदू कोस्ट पर्वत तक, जो जम्मू कश्मीर एंड पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, उधर हिंदू कोस्ट माउंटेन है, अपने साम्राज्य की सीमाओं में विस्तार में सफल हुआ। काबुल का दार तक उसने ईरान के सफाविद और तुरान, मध्य एशिया के उज्बेकों की विस्तारवादी योजनाओं पर लगाम लगाए रखी। अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के रूप में भिन्न भिन्न व्यक्तियों वाले 3 बहुत योग्य उत्तराधिकारी हुए। उनके अधीन क्षेत्रीय विस्तार जारी रहा, यद्यपि इसकी गति काफी धीमी रही। तीनों शासकों ने शासक के विविध यंत्रों को बनाए रखा और उन्हें सुदृढ़ किया। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान शाही संस्थाओं के ढांचे का निर्माण हुआ। इनके अंतर्गत प्रशासन और कराधान के प्रभावी तरीके शामिल थे। मुगल शक्ति का सुस्पष्ट केंद्र दरबार था। यस, कोर्ट मेन जो है वहां पे सेना है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो भी है, फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटिव है, या जो भी यहाँ राजनीतिक संबंध गढ़े जाते थे। साथ ही श्रेणियां, हैसियत, यस, पद था, सूबेदार, फौजदार, जो भी दीवान, कोतवाल, हैसियत परिभाषित की जाती थी। मुगलों द्वारा शुरू की गई राजनीतिक व्यवस्था, सैन्य शक्ति और उपमहाद्वीप की भिन्न भिन्न परंपराओं
को समायोजित करने की चेतन नीति के संयोजन पर आधारित थी। 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु उपरांत राजवंश की शक्ति घट गई। यस, जो इसके उत्तराधिकारी थे औरंगजेब के बहुत ही कमजोर थे, वीक, इतना मतलब परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं थी। दिल्ली, आगरा, लाहौर जैसे विभिन्न राजधानी नगरों से नियंत्रण एक विशाल साम्राज्य तंत्र की जगह क्षेत्रीय शक्तियों ने अधिक स्वायत्ता अर्जित कर ली। यस, इससे पहले की बात करें तो हम बहुत ही पावरफुल थे। उसके बाद जैसे औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707, उसके बाद इसके जो उत्तराधिकारी थे बहुत ही वीकनेस हो गई उनकी पावर। फिर भी सांकेतिक रूप में ही सही, पर मुगल शासक की प्रतिष्ठा ने अभी अपनी आभा नहीं खोई थी। लेकिन 1857 जो फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम जो इंडिया में है, इस वंश के अंतिम जो वंशज थे बहादुर शाह जफर, द्वितीय को अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका। इतिवर्तों की रचना, तो हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा इतिवर्तों की रचना मींस एक क्रॉनिक्स होते हैं इतिवर्त। इतिहासकार जो है, आर्कियोलॉजिस्ट जो हिस्टोरियंस है, वो अपने हर रोज बेसिकली रिकॉर्ड रखने के लिए इतिवर्त लिखवाते थे। मुगल बादशाहों द्वारा तैयार कराए गए इतिवर्त साम्राज्य और उसके दरबार के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत है। ये इतिवर्त इस साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के सामने एक प्रबुद्ध राज्य के दर्शन की परियोजना के उद्देश्य से लिखे गए थे। इसी तरह इनका उद्देश्य उन लोगों को जिन्होंने मुगल शासन का विरोध किया था यह बताना था कि उनके सारे विरोधियों का असफल होना नियत है। शासक यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि भावी पीढ़ियों के लिए उनके शासन का विवरण उपलब्ध रहे। मुगल इतिवर्तों के लेखक निरपवाद रूप में दरबारी ही रहे। उन्होंने जो इतिहास लेखन उनके केंद्र बिंदु में थी, शासक पर केंद्रित घटनाएं, शासक का परिवार, दरबार में अभिजात युद्ध, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, अकबर, शाहजहां, आलमगीर की कहानियां पर आधारित इतिवर्तों के शीर्ष अकबरनामा, शाहजहांनामा एंड आलमगीरनामा यह संकेत करते हैं कि इनके लेखकों की निगाह में साम्राज्य व दरबार का इतिहास और बादशाह का इतिहास एक ही था। यस, तो थैंक यू। आज के टॉपिक में बस इतना।